हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग मैथ्स क्लास 10 जैक बोर्ड का टर्म 2 एग्जामिनेशन के लिए जो आप लोग के लिए मॉडल सेट दिया गया है झारखंड बोर्ड के द्वारा, उसका हम लोग सोल्यूशन देखेंगे सेट 1 का। देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने हैंड रिटन आंसर्स बना के रखा आपके लिए। ठीक है, मैं आपको एक एक करके सारा क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ, आप ध्यान दोगे। जैसे देखो सेक्शन ए में कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स -5, 7 एंड -1, 3। बच्चों डिस्टेंस फार्मूला जो होता है वो आप निकालते हो √x2 - x1 का स्क्वायर जोड़ y2 - y1 का स्क्वायर। तो हमने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले ए बी मान लिया एक लाइन, जहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट मान लिया -5, 7 और बी का कोऑर्डिनेट -1, 3। इस तरह से फिर हमने फार्मूला लगा दिया ए बी इज इक्वल टू √x2 - x1 का स्क्वायर जोड़ y2 - y1 का स्क्वायर। तो ये देखो x1 y1 हुआ, ये x2 y2। तो इस तरीके से आप यहाँ पर x2 की जगह पर ये पुट कर दो -1 और x1 की जगह पे -5 पुट कर दोगे, और यहाँ पे y2 की जगह पे 3 और y1 की जगह पे 7 पुट कर दोगे, तो डिस्टेंस जो निकलेगा वो 4√2 निकलेगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखो बच्चों क्या कह रहा है कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए एंड टेन ए। बच्चों साइन ए इज इक्वल टू हमारे पास दिया है, तो आप यहाँ पे सिंपल सा फार्मूला लगा सकते हो। फार्मूला होगा कॉस ए इक्वल टू √1 - साइन स्क्वायर है। ठीक है ना, आप फार्मूला नहीं हो तो नोट कर लेंगे। कॉस ए इज इक्वल टू √1 - साइन स्क्वायर ए। ओके, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट फार्मूला से ही बनाया है, तो ध्यान देंगे कि जो कॉस ए इज इक्वल टू √1 - 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 3/4 का होल स्क्वायर देखो 9/16। इस तरीके से आप 16 - 9 करोगे तो देखो यहाँ पर 7 √7/4 आएगा, और फिर टेन ए बराबर निकालोगे तो साइन ए अपॉन कॉस ए। तो आप ये साइन ए और कॉस ए दोनों का वैल्यू पुट कर दोगे। देखो ये साइन ए और ये कॉस ए का जो वैल्यू उसको पुट करेंगे तो साइन ए अपॉन कॉस ए बराबर टेन ए निकलेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ था। चलो इसके बाद बच्चों हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एवेलुएट टू टेन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो बच्चों यहाँ पे आपको याद होगा कि टेन 45 की जो वैल्यू होती है 1 होती है, ठीक है ना, और कॉस 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है √3/2 होता है, और साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है √3/2 होता है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देना है। 2 × 1 का स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर। देखो ये √3/2 का होल स्क्वायर करोगे तो 3/4, यहाँ भी √3/2 का होल स्क्वायर करोगे तो 3/4, ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर 2 आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखो कह रहा है प्रूव दैट cos 38 × cos 52 माइनस cos 38 × sin 52 बराबर 0 होगा। बच्चों यहाँ पर हम लोग LHS लेंगे, और LHS में देखो ये cos 38 है, हम cos 38 को क्या लिखने वाले हैं, cos 90 - 52। बच्चों cos 90 - 52 लिखोगे तो cos 90 - थीटा आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos जो होते हैं या जितने भी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब पॉजिटिव होते हैं, और 90 - थीटा के रिस्पेक्ट में cos का साइन हो जाता है, और साइन 90 - थीटा जब लिखोगे तो ये जो हो जाएगा बच्चों cos थीटा होगा। तो मैंने 38 को लिख दिया cos 90 - 52, और 38 को लिख दिया 90 - 38, ये सॉरी 52 को लिख दिया 90 - 38, इसको एट इट इज रहने दिया। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, फार्मूला लगाया। देखो फार्मूला लगा दिया cos 90 - थीटा साइन थीटा, यहाँ भी cos 90 - थीटा साइन थीटा माइनस साइन 38 × साइन 52 का एट इट इज रहने दिया। ये फिर हमने फार्मूला लगाया, तो देखो ये दोनों वैल्यू बराबर हो गए। तो ये दोनों वैल्यू चूंकि बराबर है तो मैंने इसको इससे कैंसिल कर दिया। देखो यहाँ पे साइन 52 × साइन 38 माइनस साइन 38 × साइन 52। तो साइन 52 × साइन 38 को आप लिख सकते हो साइन 38 × साइन 52। यहाँ पे कैसे कम्यूटेटिव लॉ हम लोगों ने लगा दिया यहाँ पर सिंपल सा। देखो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो आंसर 0 आएगा। ओके, चलो इसके बाद हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर। बच्चों यहाँ पर देखो रेडियस दिया हुआ है राइट सर्कुलर सिलेंडर का 7 और हाइट 5 सेंटीमीटर दिया है। जैसा कि आप जानते हो वॉल्यूम की जो डेफिनेशन होती है वो πr² होता है। यही फार्मूला से ना हम फाइंड करते हैं सिलेंडर का, राइट सर्कुलर सिलेंडर की जो वॉल्यूम होती है बच्चों, इस तरीके से ये जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है
इसकी रेडियस आर है और हाइट कितनी है एच, इसकी वॉल्यूम पाई स्क्वायर एच। तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू देखो आर दिया है 7, तो 7 × 7 इंटू हाइट एच 5 दिया है, तो हमने यहाँ 5 लिख दिया। सबको आप कैलकुलेट करोगे तो 770 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, वॉल्यूम का यूनिट है, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। इसके बाद देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि स्टेट रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। बच्चों यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि मोड जो होता है 3 × मीडियन -2 × मीन होता है। तो आप इसको 3 × मीडियन को राइट साइड रहने दो, 2 × मीन को लेफ्ट साइड ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 3 × मीडियन बराबर मोड प्लस 2 × मीन। तो ये एक रिलेशन आपको याद रखना है। ओके, इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 में देखो कह रहा है कि ए डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एंड इवन नंबर। बच्चों डाई का मतलब छक्का होता है, छक्का को अगर आप थ्रो करोगे तो आपको पॉसिबिलिटी 1 to 6 आता है। इसका मतलब यहाँ पे सैंपल स्पेस जो होगा 6 होगा। यहाँ पे देखो एक ऑड नंबर की पॉसिबिलिटीज पूछ रही है, तो ऑड नंबर जो होता है बच्चों वो देखो 1, 3 और 5 हो गया, ठीक है ना। कितना हो गया 1, 3, 5। तो इसका जब हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ इवेंट्स तो देखो 3 होगा, और प्रोबेबिलिटी जब निकालोगे तो n of e अपॉन n of s, तो 3/6 बराबर 1/2 होगा। इसी तरीके से आप f जो इवेंट्स है यहाँ पे बोल रहा है इवेंट नंबर का, तो इवेंट नंबर होता है 2, 4, 6, तो इसमें भी जो इवेंट्स होंगे नंबर ऑफ f वो 3 होगा, तो p of f जो हो जाएगा 3/6 1/2 होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग बनाएंगे। इस तरह से हम लोग का सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग देखते हैं सेक्शन बी के क्वेश्चन। देखो बच्चों यहाँ पर सेक्शन बी में क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 5, -6 और -1, -4। बच्चों मैं आपको बता दूं, अगर आप क्वाड्रेंट खींचते हैं x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है, तो x एक्सिस के किसी भी आप पॉइंट्स पर चले जाओ तो देखो x तो निकलेगा आपको, लेकिन y यहाँ पे 0 होगा, और y एक्सिस पे आप चले जाओ तो यहाँ पर देखो बच्चों y का कोऑर्डिनेट रहेगा, लेकिन x क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना। तो मान लो यहाँ पे मैंने कोई कोऑर्डिनेट लिखा तो x1, 0, ये आपका x2, 0। इसी तरह यहाँ पर जो हो जाएगा बच्चों 0, y1, ये 0, y2। आप y1, y2 की जगह कोई भी संख्या लिख सकते हो। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, ध्यान दो, ए बी एक लाइन मान लिया और जिसका कोऑर्डिनेट हमने ए का मान लिया 5, -6 और बी का मान लिया -1, -4, और हमने पी पे मान लिया कि ये 0 और y पे ये क्या कर रहा है, इसको k/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और यही हमें रेशियो फाइंड करना है। फाइंड द रेशियो कह रहा है ना। तो अब हमने फार्मूला लगा दिया यहाँ पे इंटरनल सेक्शन फार्मूला का। तो आपको पता होगा इंटरनल सेक्शन फार्मूला जो होता है वो mx2 + nx1 अपॉन m + n होता है, my2 + ny1 अपॉन m + n होता है। तो यही फार्मूला का हम यूज करके यहाँ पर p ऑफ 0y से इसको क्या किए, इक्वेट किए। इक्वेट करने के बाद देखो ये कोऑर्डिनेट को हम इससे अगर कंपेयर करेंगे तो हमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम इसको इससे कंपेयर करेंगे तो देखो यहाँ 0 से ये कंपेयर हो जाएगा, तो इससे हमें k का मान निकल जाएगा, और यही जो हमारा k जो होगा 5 वो रेशियो बना देगा, k/1 = 5/1। बात समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग बनाएंगे सेक्शन बी का। चलो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो 9 में क्या है, जैसे यहाँ पर ध्यान देंगे कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC व्हिच वर्टिसेस आर गिवन, A 5, 2, B 4, 7 एंड C 7, -4। ओके, तो ध्यान देंगे बच्चों यहाँ पे एरिया निकालने का फॉर्मूला जो होता है 1/2 × x1 × y2 - y3 + x2 × y3 - y1 + x3 × y1 - y2। अब आप यहाँ पे जो ट्रायंगल माने हो ABC, इसमें A का कोऑर्डिनेट मान लो 5, 2 जो दिया हुआ है, B का कोऑर्डिनेट 4, 7 और C का कोऑर्डिनेट 7, -4, और यही फार्मूला पे हम लोग x1, y1, x2, y2, x3, y3 की जगह ये वैल्यू को पुट करेंगे। बच्चों ये वैल्यू को आप पुट करोगे तो ध्यान देना आंसर जो आएगा -2। अब चूंकि एरिया हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है ना, तो एरिया का आंसर हमें प्लस में देना होगा, तो हम इसका क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, और आंसर जो हो जाएगा बच्चों वो एरिया बराबर 2 स्क्वायर यूनिट होगा। तो आंसर 9 का 2 होगा। ओके, चलो इसके बाद हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो बच्चों 10 में क्या कह रहा है क्वेश्चन कि अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द अर्थ फ्रॉम अ पॉइंट 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर 60 डिग्री दिया है एंड फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बच्चों मान लो यहाँ पे मैंने एक टावर ले लिया ए बी, ठीक है ना, जो अर्थ पर स्टैंड है और फ्रॉम ए पॉइंट 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। देखो इस फुट ऑफ द टावर, इस टावर के फुट से 15 मीटर दूर जो है ये टावर का जो टॉप है वो 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब हम लोग नीचे से कोई बॉडी को ऊपर की ओर देखते हैं तो जितना हॉरिजॉन्टल सरफेस और हमारे आंख के बीच जो ये जो एंगल बन रहा है उसी को हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। वहीं अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन यदि बोलता है तो हम ऊपर से जब किसी बॉडी को नीचे ऑब्जर्व करते हैं तो वहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। बट यहाँ पर चूंकि एंगल ऑफ एलिवेशन के विषय में बात किया तो हम लोगों ने देखा कि 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। अब बच्चों ये हमसे ए बी पूछ रहा है, तो हमने मान लिया ए बी जो है वो टावर है, तो हमने इससे एक ट्रायंगल बना लिया ए बी सी। और यहाँ पर देखो tan 60 इज इक्वल टू आप लगा सकते हो tan 60 के सामने परपेंडिकुलर देखो ए बी है और बेस बी सी है, तो ये ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो √3 बराबर tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो √3 बराबर ए बी अपॉन बी सी, तो h अपॉन 15, तो h जो हो जाएगा 15√3 मीटर होगा। तो इस तरीके से हाइट ऑफ टावर आप निकाल सकते हो 15√3 मीटर। ओके, चलो इसके बाद देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि tan A इज इक्वल टू cot B दिया है, प्रूफ हमें करना है a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। बच्चों tan A बराबर cot B, तो आप देखो tan A को लिख सकते हो cot 90 माइनस a, क्योंकि हमें पता है cot 90 माइनस थीटा जो होता है बच्चों वो tan थीटा होता है। तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं ना, tan A को लिख सकते हैं ना cot 90 माइनस a, तो आप cot 90 माइनस a को इधर रहने दो और इधर cot a लिखो। अब दोनों तरफ अगर हम कंपेयर करेंगे तो इसके एंगल दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो 90 माइनस a बराबर b हो जाएगा। ये माइनस a को आप राइट साइड में ले जाओगे तो a प्लस b 90 डिग्री मिलेगा। इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट 7.6 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड डिवाइड इट इनटू द रेशियो 5:8। बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है, एक 7.6 सेंटीमीटर का एक लाइन को ड्रॉ करना है। लाइन को ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, जैसे ये मान लो ए बी 7.6 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर आपको एक एक्विट एंगल बना लेना है, ठीक है ना, कोई भी एक्विट एंगल ले लो, जैसे मान लो 60 डिग्री लिया और मैंने इसको क्या किया 5 + 8 13 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इक्वल 13 पार्ट में हमने क्या किया डिवाइड कर दिया। बात समझ रहे हो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। अब आपको क्या करना है 13 से इस b को मिला देना है 13वां पॉइंट से, और यहाँ पर एक आपको प्रोटेक्टर की मदद से एंगल को मेजर करना है, और 1 2 3 4 5 के पर भी आपको वही एंगल क्या करना है, सेम एंगल यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है, ठीक है ना। और इसके पैरेलल यहाँ पर देखो एक हम लोग क्या करेंगे, सेम एंगल, चूंकि ये एंगल सेम है तो ये एंगल ये लाइन इसके क्या होगा पैरेलल होगा, ड्रॉ करेंगे, जो इसको 7.6 को 5:8 की रेशियो में क्या करेगा डिवाइड करेगा। तो देखो मैंने फाइन कंस्ट्रक्शन भी बना के रखा है, ध्यान दोगे इस तरीके से आपको बनाना है। जैसे ए बी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे 7.6 सेंटीमीटर का, और यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे एक एक्विट एंगल बनाना है, जो आगे हम लोग इसको मान लो सी पॉइंट मान लेते हैं, सी मान चुका है ना, मैंने डी मान लेते हैं, इसको 13 पार्ट में डिवाइड कर देना, लास्ट वाला पॉइंट को इससे मैच कर देना, और यहाँ पे प्रोटेक्टर की मदद से आप एंगल को मेजर करना, वही एंगल यहाँ पे लेके 5th पोजीशन पे लेके एक लाइन को ड्रॉ करना, जो 7.6 को 2.9:4.7 की रेशियो में डिवाइड करेगा। तो आई होप आपको ये कंस्ट्रक्शन समझ में आया होगा। इसके बाद देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि ड्रॉ टू टेंजेंट टू अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री टू ईच अदर। बच्चों आपको एक सबसे पहले क्या करना है, 5 सेंटीमीटर का एक सर्किल ड्रॉ करना है 5 सेंटीमीटर रेडियस का, और बोल रहा है टेंजेंट ड्रॉ करो जो दोनों एक दूसरे से 60 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। तो इसके लिए आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना है, सबसे पहला स्टेप्स क्या होगा कि 5 सेंटीमीटर का आपको एक सर्किल ड्रॉ करना है, और सर्किल पे कोई एक पॉइंट सबसे पहले ए मान लेना है, और सर्किल का सेंटर को ए से मिला देना है, ठीक है ना। और ए पर आपको क्या करना है, कंपास की सहायता से 90 डिग्री का आप एंगल बना लो, और 90 डिग्री एंगल बना के एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करो। इसके बाद आपको क्या करना है, सेंटर पर प्रोटेक्टर की सहायता या कंपास की सहायता से आप 120 डिग्री का क्या करो एंगल बनाओ, और 120 डिग्री का एंगल बना के आप इसको इससे मैच करो। क्यों मैं 120 डिग्री बोल रहा हूँ यहाँ पे बनाने के लिए बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग को बोल रहा है कि टेंजेंट जो होंगे वो 60 डिग्री पे अलाइन करेंगे। तो बच्चों ये दोनों एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पे अगर हम 120 बनाएंगे तभी तो ये 60 मिलके 180 होगा, ये 180 होता है
ओके, तो यहाँ 120 बनाएंगे तो ये 60 मिलके 180 होगा। अब हमें पता है कि ये जो रेडियस होते हैं टेंजेंट और टेंजेंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना होगा और यहाँ से एक लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे। बात समझ रहे हो ना? और यही पॉइंट, ये लाइन और ये लाइन जहाँ पे कटेंगे तो ये दोनों टेंजेंट हो गया। तो देखोगे आप प्रोटेक्टर से मेजर करके तो यहाँ पर ये एंगल आपको 60 डिग्री दिखाई देगी। ओके, तो आई होप आपको समझ में होगा ये कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन नंबर 13 का। चलो इसके बाद देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। 14 बोल रहा है बैग कंटेन 1 रेड बॉल, 5 ब्लैक बॉल, 3 ब्लू बॉल एंड निशा टेक आउट ऑफ अ बॉल विदाउट लुकिंग इट इनटू इट। What is the probability that she takes out the ball? बच्चों एक बैग में 1 रेड बॉल, 5 ब्लैक बॉल और 3 ब्लू बॉल है। तो सबसे पहले तो सैंपल स्पेस जो होंगे इसमें 5 + 3 + 1 9 हो जाएंगे, क्योंकि 9 बॉल जो है बैग में है। और निशा क्या कर रही है, बिना देखे उसमें से एक बॉल एट रैंडम निकाल रही है। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा ब्लैक बॉल आने की, क्या प्रोबेबिलिटी होगी रेड बॉल आने की और क्या प्रोबेबिलिटी होगी ब्लू बॉल आने का। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी निकालने का सिंपल सा फार्मूला होता है P of E = N of E / N of S। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 9 है, तो N of S जो हो जाएगा बच्चों वो 9 होगा। और ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी देखो N of E जो है 5 है। देखो ब्लैक बॉल यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होगी ब्लैक बॉल की वो 5/9 होगी। इसी तरह रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, चूंकि रेड बॉल यहाँ पे 1 दिया है तो 1/9 होगा। और फिर यहाँ पर देखो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी, तो ब्लू बॉल 3 दिया है तो 3/9 = 1/3 होगा। तो इस तरीके से आंसर्स आप फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। बच्चों ये मान लो ए भी एक बिल्डिंग है और यहाँ पर हमने मान लिया CD एक टावर है। तो कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, इस 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन टावर बना रहा है 60 डिग्री। इसका मतलब यहाँ से यहाँ एंगल जो बना रहा है बच्चों 60 डिग्री बना रहा है। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। और इसका बोल रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन किसका, यहाँ से अगर हम इसको देख रहे हैं टावर के फुट को, तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 45, अगर ये 45 होगा बच्चों तो ये भी क्या होगा 45 होगा। अब हमसे बोला डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, ये हाइट ऑफ टावर जो हो गया CD हमें फाइंड करना है। बच्चों अगर बिल्डिंग ये AB है तो चूंकि ये इसके पैरेलल हम ड्रॉ किए हैं तो ये AB तो ED जो हो जाएगा वो भी 7 मीटर होगा। इसका मतलब हमको CE की जरूरत है ताकि हम CD निकाल सके। तो हम क्या किए, सबसे पहले ट्रायंगल ABD में हमने 1045 फाइंड किया। 1045 = AB/BD, इससे हमने BD निकाल लिया और ये BD जो CE के बराबर होगा। और उसके बाद ट्रायंगल ACE में हम लोगों ने कंसीडर कर लिया 1060 डिग्री। देखो ये 1060 दिया है। उसके बाद हमने यहाँ से क्या किया, CE फाइंड कर लिया, CE। और इस तरह से हाइट ऑफ टावर आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो CE प्लस ED, तो ये दोनों को आप ऐड करोगे तो 7 × √3 + 1 मीटर होगा। ओके, इसके बाद देखो सेक्शन C का ये क्वेश्चन नंबर 15 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। 16 में देखो बच्चों क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमीस्फीयर। बोल रहा है एक टॉय है, खिलौने का शेप है जो कोन है, कोन के शेप में है और उसको हेमीस्फीयर पे माउंट किया गया। तो देखो बच्चों ये हमने 3.5 सेंटीमीटर का एक हेमीस्फीयर माना और इसी रेडियस का एक कोन इस पर है ऊपर से। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, इस पूरे टॉय का टोटल हाइट 15.5 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। बच्चों ये पूरा हाइट 15.5 है और रेडियस 3.5 है, तो इसकी जो हाइट बनेगी, ये हाइट कोन का, वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। 15.5 - 3.5। अब हमसे इसका टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। बच्चों टोटल सरफेस एरिया देखो ये कोन का लेटरल सरफेस एरिया होगा और इस हेमीस्फीयर का जो हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। तो कोन का लेटरल सरफेस एरिया πRL होता है और हेमीस्फीयर का लेटरल सरफेस एरिया 2πr² होता है। तो आप क्या करना, πRL + 2πr² को ऐड कर देना। देखो πr दोनों में कॉमन लेंगे तो यहाँ L बचेगा, यहाँ पर 2r बचेगा। ओके, फिर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर बस वैल्यू को पुट कर देना है। ओके, देखो 22/7 पाई की वैल्यू, r की वैल्यू 3.5 और फिर l की वैल्यू 12। अच्छा, यहाँ पर l की जो वैल्यू 12 है, मैंने यहाँ पे 12.5 लिख दिया है, तो इसको आप सही कर लेना कैलकुलेशन को, मिस्टेक हो जाएगा। ओके, क्योंकि देखो यहाँ पर 15.5 में 3.5 घटेगा तो 5 में 5 गया 10, 15 में 3 जाएगा 12, ये 12 होगा।
बच्चों ये क्या होगा 12, तो 12 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 7, ठीक है ना, 12 प्लस कितना होगा 7, इसका मतलब ये कितना आएगा बच्चों 19 आ जाएगा। तो 11 को मल्टीप्लाई कर देना 19 से, तो 19 इंटू क्या हो जाएगा 11, 1 9 जा 1 1 जा 1 9 जा 1 1 जा 9 9 1 10 और 1 1 0 209 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप एक बार फिर से चेक कर लेना कैलकुलेशन, कहीं मिस्टेक होगा तो, लेकिन प्रोसेस जो है बच्चों यही होगा। ओके चलो इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 17 में देखो क्या कह रहा है कि a solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with radius being equal to 1 centimeter and height दिया है equal to radius, find the volume of solid in terms of pi। बच्चों यहाँ पर देखो सॉलिड है, शेप ऑफ कोन है, देखो ये कोन का शेप है और हेमिस्फीयर पे है और रेडियस और हाइट दोनों 1 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो देखो रेडियस भी 1 सेंटीमीटर, हाइट भी 1 सेंटीमीटर। तो हमसे सॉलिड का पूरा वॉल्यूम पूछा है, चूंकि सॉलिड है तो वॉल्यूम निकलेगा दोनों का, ये कोन का वॉल्यूम ले लेंगे प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। बच्चों कोन का जो वॉल्यूम होता है वो 1/3 पाई स्क्वायर होता है, जबकि ये हेमिस्फीयर की जो वॉल्यूम हो जाएगी वो 2/3 पाई आर क्यू होगा। अब देखो दोनों का रेडियस कॉमन है तो हम पाई स्क्वायर दोनों में बाहर कर लिए, तो ये h/3 प्लस 2/3 इंटू आर बचेगा। अब यहाँ पे आप पाई रखो, पाई इंटू आर की वैल्यू 1 इंटू 1 अपॉन ये 3 देखो हमने यहाँ बाहर कर लिया है और h का मान 1 रखा, 2 इंटू देखो h का मान 1 रखा, फिर 2 इंटू आर की वैल्यू 1 रखा। क्लियर है ना। फिर आप यहाँ पे आंसर निकाल सकते हो, चूंकि पाई के रिस्पेक्ट में बोला है आंसर निकालने, तो पाई इंटू 1/3 से 3 कैंसिल, तो ये सिर्फ आंसर पाई सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा। ओके इसके बाद देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 जो दिया है लास्ट सवाल, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, हमसे मीन पूछ रहा है। बच्चों मैंने डायरेक्ट मेथड यूज किया है। डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का सिंपल सा कहानी होता है समीशन ऑफ fi xi अपॉन समीशन ऑफ fi। आप इसको डेविएशन मेथड से भी फाइंड कर सकते हो, एज्यूम मेथड से ना, एज्यूम मीन मेथड से आपको बताया गया आपके क्लास में a प्लस समीशन ऑफ fi di अपॉन समीशन ऑफ fi दिया रहता है। और अगर आप इसको स्टेप डेविएशन मेथड से निकालोगे, ये तो एज्यूम मीन मेथड हो गया, स्टेप डेविएशन मेथड से निकालोगे तो a प्लस समीशन ऑफ fi ui अपॉन समीशन ऑफ fi इंटू h। यहाँ पर di निकालने का सिंपल सा कहानी होता है कि xi माइनस हम लोग मीन कंसिडर करते हैं, और यहाँ पे ui निकालने का कहानी होता है कि xi माइनस मीन, ठीक है, और डिवाइडेड बाय हम लोग यहाँ पे क्लास का जो वैल्यू रहता है जैसे 0 to 10 10 उसे डिवाइड कर देते हैं। तो मैंने बहुत सिंपल सा मेथड यूज किया है जो कि शॉर्टकट मेथड है। तो हमने क्या किया, xi निकाला सबसे पहले, ये दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, फिर सबको जोड़ के 2 से डिवाइड किया, फिर fi xi को मल्टीप्लाई किया, सबको सम कर दिया, समीशन निकल गया fi xi का, और यहाँ पर देखो समीशन fi का है। इस तरह से आप मीन निकाल सकते हो, समीशन ऑफ fi xi अपॉन समीशन ऑफ fi, तो 29.75 होगा। तो आई होप आपको सारा प्रश्न का आंसर अच्छे से समझ में आएगा। बच्चों इसी तरीके से बनाना, कहीं पर अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो बच्चों, जिससे कि आगे का मैं वीडियो और अच्छे से बनाते रहूँ आप लोग के लिए। ओके चलो, वॉच करने के लिए बहुत 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 थैंक यू। Okay, thank you.